अब हमारा है एक दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आना। तो हम नाक से ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और नाक से ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना। तो नाक से ऑक्सीजन को हम अंदर इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है। ये हमारा एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस क्या है? एक स्लाइडिंग डोर है। यहीं से हमारे पीछे ना, इसी पाइप के पीछे हमारा फूड पाइप भी है, जिसको हम फूड पाइप भी है। फूड पाइप और ये जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या है? आपका विंड पाइप कहलाता है, यानी कि हवा का रास्ता। तो इन दोनों के बीच में क्या है? ये स्लाइडिंग डोर की तरह काम करता है एपिग्लोटिस। जब हम खाना खाते हैं तो ये आपकी श्वास नली को बंद कर देता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये खाने वाली नली को बंद कर देता है कि हमारी श्वास यहाँ ना चली जाए और हमारा खाना यहाँ ना चला जाए। तो दोनों पाइपों के बीच में एक डोर है जिसको हम स्लाइडिंग डोर कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। कई बार हम बोलते हैं तो ठसका लग जाता है और खाना हमारी नाक से बाहर आ जाता है। चावल के टुकड़े या दाल के टुकड़े हमारी नाक से आ जाते हैं, क्योंकि यहीं से ये यहाँ पहुँचेगा और हमारे नाक से बाहर आ जाएगा, है ना। यानी कि हमारा अगर फूड पाइप से खाना गया तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? इसको स्लाइडिंग डोर की तरह काम करता है। यहाँ से ऑक्सीजन जाती है। ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया हमारा आगे जाकर ब्रोंकस में डिवाइड होता है। जो ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा बोलते हैं ना, ब्रोंकाइटिस है। तो जब इन्हीं के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ब्रोंकाइटिस का मतलब हमारी जो विंड पाइप है ये सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये फैलती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो सिकुड़ती है, जब श्वास लेते हैं तो फैलती है। तो इसके फैलने और सिकुड़ने की जब क्षमता खत्म हो जाती है तो इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यानी कि श्वास ले रहे हैं तो ये फूलनी चाहिए, तो फूलेगी नहीं तो फिर श्वास जाएगी कैसे? तो जब जाएगी नहीं तो श्वास आएगी नहीं हमें, तो फिर श्वास लेने में तकलीफ होगी। तो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को क्या होगा? वो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये फैल नहीं रहा। जब फैलेगा नहीं तो थोड़ा सा फैलेगा, थोड़ा सिकुड़ेगा, थोड़ा फैलेगा, थोड़ा सिकुड़ेगा, जबकि इसे ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में इसकी मूवमेंट को हमें ठीक करना है ना। तो ये ठीक करेंगे और इसका ट्रीटमेंट भी हम देते हैं। इसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से लेफ्ट और राइट लंग्स में चली जाती है। ये हमारा लेफ्ट लंग्स हो गया, ये हमारा राइट लंग्स हो गया, है ना। ये राइट लंग्स हो गया। लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा आपका छोटा होता है राइट लंग से। लेफ्ट में हार्ट है हमारा, तो थोड़ा छोटा होगा। ये हमारा राइट वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो राइट लंग्स में ये श्वास यहां जाती है और ये हमारी सबसे छोटी सेल है। लंग्स की सबसे छोटी सेल जो है उसे हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। यानी कि लंग्स की सबसे छोटी इकाई जो है, जहां लास्ट है, ये लंग्स यहां आकर खत्म हो जाएगा, इसको हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई के चारों तरफ क्या है? ब्लड होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इनके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। एल्वुलाई के पास क्या है? ऑक्सीजन है। भाई यहां से ऑक्सीजन ही तो अंदर गई है, तो एल्वुलाई के पास क्या है? ऑक्सीजन है। इनके पास क्या है? ऑक्सीजन है। और ब्लड के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के पास आती है, एल्वुलाई ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर छोड़ देती है। तो यहां पर क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच होता है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में जाएगी, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आएगी और यहां से एल्वुलाई से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नाक के द्वारा बाहर आ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं तो इसे एक्सहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम श्वास लेना और श्वास छोड़ना कहते हैं। लंग्स इसी कार्य के लिए सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। कहते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी हमारी 5 लीटर ऑक्सीजन लेने की है।
यानी कि ये 5 लीटर ऑक्सीजन ले सकता है, लेकिन इत्तेफाक से हम केवल 2 लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि हम लंग्स के 50% कैपेसिटी का भी यूज नहीं करते हैं। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से लें तो लंग्स प्रॉपर तरीके से फैले और प्रॉपर तरीके से सिकुड़े तो ये अपना काम प्रॉपर तरीके से करेगा और मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी। अगर ये ऑक्सीजन जाएगी तो हमारी सेल जीवित होंगी, और सेल जीवित होंगी तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है हमारी सेल स्वस्थ होती हैं, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है उतनी बॉडी हमारी स्वस्थ होती है, क्योंकि टॉक्सिन जमा नहीं होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे शरीर से बाहर ना निकले तो धीरे धीरे ये एसिड बढ़ाती है और एसिडोसिस की बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं, जैसे जॉइंट्स पेन, यूरिक एसिड का बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन का होना, स्किन डिजीज का आना, बालों का झड़ना, पेट से रिलेटेड दिक्कतें, ये सब हमारे बॉडी के अंदर इन टॉक्सिन्स की वजह से होता है। तो लंग्स का प्रॉपर तरीके से यूज होना और प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे कभी कभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो सकती है। मॉलिक्यूल तो दोनों के बराबर है भाई, मॉलिक्यूल तो दोनों के पास है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अगर इकट्ठी रहे और ये दूसरे जहरीली गैसों के साथ मिल जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल सकती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा जहरीली गैस होती है, सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है, और ये हमारे शरीर की सेल को डेड कर देती है। ये हमारी शरीर की सेल को डेड कर सकती है और हमारे शरीर के अंदर कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है। तो कैंसर प्रोड्यूस होने का कारण एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना तो मैं शराब पीता हूँ, ना मैं ये गुटखा खाता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ, कोई गलत काम में भी नहीं हूँ, फिर मुझे कैंसर कैसे हुआ? तो क्या आप शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं? क्या आप प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं? क्या आपकी श्वास की गति प्रॉपर है? क्या आपका लंग्स ठीक है? तो ये सभी सवाल भी आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का रीज़न बन सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके श्वास और आपके आसपास के वातावरण में कि जहां आप श्वास प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं तो वो भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आनी ही चाहिए और ऑक्सीजन पूरे शरीर में जानी ही चाहिए, चाहे उसमें ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो किसी तरीके की श्वास की प्रॉब्लम है। ये नीरोथेरेपी में ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, जिसके लिए हमने एक ऑक्सीजन फार्मूला बनाया है। इससे हमने बहुत बार ये चेक किया है कि इससे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। हमारे नॉर्मल बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 95 से लेकर 98 होना ही चाहिए, इतना ऑक्सीजन लेवल हमारा होना ही चाहिए। कोरोना के समय पर हमने बहुत सारे पेशेंट का जिनका 92 पहुंचा, 93 पहुंचा, उनको हमने यही ऑक्सीजन फार्मूला सिखाया या उनको बताया, तो उससे इस ऑक्सीजन फार्मूले से दोबारा ये इस लेवल में पहुंचे। यानी कि इस ऑक्सीजन फार्मूले से हमने बहुत सारे लोगों का कोरोना के समय पर भी, कोरोना के बाद में भी, और अगर नॉर्मली किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तो हम ये ऑक्सीजन फार्मूला देकर इस पूरे सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं। लंग्स के बहुत सारे काम हैं। लंग्स हमारी बॉडी के एसिड और ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर भी करता है। हमारी बॉडी में बीमारी आने का मूल कारण साइंस के हिसाब से एसिड और अल्कलाइन की ही गड़बड़ी है। अगर एसिड बढ़ेगा तो एसिडोसिस की बीमारियां आएंगी, अल्कलाइन बढ़ेगा तो अल्कलोसिस की बीमारियां आएंगी। और इसको हम बहुत सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आपकी 2 हाथ हैं, लेफ्ट है और राइट है। लेफ्ट हैंड की 4th रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड की 4th रिंग फिंगर यानी कि ये चौथी उंगली के बीच वाले जॉइंट को आप पकड़ें, इस तरीके से पकड़ें और इसको ट्विस्ट करें, इस तरीके से ट्विस्ट करें, ये है ना। और ऐसे ही हम राइट हैंड की 4th रिंग फिंगर को पकड़ें और ट्विस्ट करें, इसको ट्विस्ट करें, और आप खुद चेक करिए कि आपके लेफ्ट में पेन ज़्यादा है कंपेयर टू राइट में, या राइट में पेन ज़्यादा है कंपेयर टू लेफ्ट। एक ना एक तरफ आपको पेन होगा, है ना। अगर आपको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है, और प्रेशर दोनों में बराबर रखना है, क्योंकि आप खुद चेक कर रहे हैं। अगर मैं दबाऊंगा तो हो सकता है आप कहें कि मेरा प्रेशर इधर ज़्यादा है, इधर कम है।
अगर आप खुद चेक कर रहे हैं तो दोनों में प्रेशर आप बराबर रखिए, लेफ्ट फोर्थ फिंगर और राइट फोर्थ फिंगर। अगर लेफ्ट फोर्थ फिंगर में पेन ज़्यादा है तो आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी का नेचर एसिडिक है। अगर आपको राइट फोर्थ फिंगर में पेन ज़्यादा है तो आपकी बॉडी का नेचर अल्कलाइन है। अगर आपको दोनों में पेन है, भाई दोनों में पेन है, तो आपकी बॉडी में एसिड और अल्कलाइन दोनों गड़बड़ हैं। अगर आपकी बॉडी में दोनों में से किसी में भी पेन नहीं है तो आपकी बॉडी में एसिड अल्कलाइन बैलेंस है। तो 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि आपको लेफ्ट फोर्थ फिंगर में दबाने पर, ट्विस्ट करने पर पेन हुआ है ना, तो ये एसिड बढ़ने की पहचान है। लेफ्ट में पेन है तो एसिड, आप किसी को भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से, घर में परिवार में आप दोनों उंगलियों को पकड़िए, दोनों उंगलियों पर बराबर प्रेशर रखिए, ट्विस्ट करिए और पूछिए सामने वाले से कि उसको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है या उसको राइट में पेन ज़्यादा है, उसको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है या राइट में पेन ज़्यादा है। अगर लेफ्ट में पेन ज़्यादा है रिंग फिंगर में तो एसिड बढ़ा हुआ है, अगर राइट में पेन ज़्यादा है तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। दोनों में पेन है तो एसिड और अल्कलाइन दोनों बढ़े हुए हैं। दोनों में पेन नहीं है तो दोनों ही बैलेंस है। लंग्स हमारे एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करता है। हमारा लेफ्ट लंग्स एसिड को फिल्टर करता है, राइट लंग्स अल्कलाइन को फिल्टर करता है। मेडिकल साइंस यानी कि आज की मॉडर्न साइंस ये कहती है कि बॉडी के अंदर बीमारी आने का मूल कारण एसिड और अल्कलाइन की गड़बड़ी है। यानी कि या तो बॉडी आपकी एसिडिक हो रही है तो आपको बीमारी आएंगी, या बॉडी अल्कलाइन हो रही है तो बीमारी आएंगी। तो एसिड और अल्कलाइन की गड़बड़ी से बीमारियां आती हैं। योग में प्राणायाम के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। योग में एक प्राणायाम होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, है ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है? अनुलोम विलोम अलग और नाड़ी शोधन प्राणायाम अलग। अनुलोम विलोम में हम एक से श्वास लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, दूसरे से लेते हैं, पहले से छोड़ते हैं, है ना। ये अनुलोम विलोम हो गया। अनुलोम यहां से लिया यहां छोड़ा, यहां से लिया यहां छोड़ा, ये अनुलोम विलोम हो गया, है ना। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपकी बॉडी के नेचर के आधार पर श्वास लेना है। लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं? सूर्य स्वर बोलते हैं। राइट को हम चंद्र स्वर कहते हैं। जिनका हाई बीपी है, हाई बीपी का मतलब उनका सूर्य स्वर बहुत तेज चल रहा है। हाई बीपी का मतलब सूर्य स्वर चल रहा है, तो उनको सूर्य स्वर को टच करने की जरूरत नहीं है, उनको चंद्र स्वर को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। तो चंद्र स्वर से मतलब यानी कि लेफ्ट से ही श्वास को लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, राइट से लेंगे राइट से ही छोड़ेंगे, राइट से ही लेंगे राइट से छोड़ेंगे। यानी कि आपका जब सूर्य स्वर तेज है तो आपका बीपी हाई है ना, और जब आपका चंद्र स्वर हाई है तो इसका मतलब ये कि आपका बीपी लो है। तो उस समय पर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो करते हैं, उसकी श्वास की गति को बैलेंस करते हैं, और इस तरीके से हम एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। न्यूरोथेरेपी में भी ऐसा ही है कि हम जब बीपी हाई होगा तो अल्कलाइन को डाउन करते हैं, जब बीपी लो होगा तो एसिड को बैलेंस करते हैं, है ना। तो उसके लिए जैसे अगर हमारा बीपी हाई है तो हम राइट लंग्स को स्टिमुलेट करेंगे, राइट लंग्स को करेंगे, है ना। और अगर बीपी लो है तो लेफ्ट लंग्स को करेंगे। यानी कि लेफ्ट लंग को स्टिमुलेट करने का मतलब है कि एसिड को बाहर फेंकेंगे, एसिड को बाहर फेंकेंगे। जब एसिड बाहर फेंका जाएगा तो बीपी धीरे 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 अपने आप बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। अब इसको और अच्छी गति से कर सकते हैं कि जब हम इसको श्वास गति से करें, यानी कि श्वास की क्रिया से करें। जैसे आप हाथ को ऐसे रखिए और धीरे धीरे फूंक मारिए तो ये ठंडी हवा निकलेगी, देखिए। और जब हम श्वास लें तो ये गर्म हवा निकलती है, ये गर्म हवा निकलेगी। और जब हम धीरे धीरे छोड़ें तो ये ठंडी हवा निकलेगी। तो जब हम गर्म हवा को छोड़ेंगे तो ये एसिड बाहर आएगा, जब हम ठंडी हवा को छोड़ेंगे तो अल्कलाइन बाहर आएगा। तो जिनका बीपी हाई है उनको क्या करना चाहिए? जिनका बीपी हाई है उनको ठंडी हवा छोड़नी चाहिए क्योंकि अल्कलाइन बाहर आएगा। जिनका बीपी लो है उनको गर्म हवा छोड़नी चाहिए, उससे उनका एसिड बाहर आएगा। और इस तरीके से भी आप एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर किसी का बीपी लो है, अभी हमने चेक किया,
आप उसको बोलिए 21 बार आपको गर्म हवा छोड़नी है, बीपी लो वालों को गर्म हवा छोड़नी है। ऐसे लगातार 21 बार करना है। लगातार 21 बार आपने करना है। 2 मिनट का गैप करिए, 2 मिनट का गैप करिए, रेस्ट लीजिए, फिर आप लगातार 21 बार करिए और इसके बाद में आप बीपी को चेक कर लीजिए। जिसका बीपी लो है 21 बार लगातार 2 बार करेंगे, 2 मिनट के गैप में करेंगे तो उनका बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और अगर किसी का बीपी हाई है तो वहीं पर इसके अपोजिट करना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। और धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप धीरे धीरे छोड़ते हैं श्वास को तो ये ठंडी हवा है। ठंडी हवा छोड़ने पर बॉडी से अल्कलाइन बाहर आएगा और बीपी आपका धीरे धीरे डाउन होगा। तो इसको हम श्वास की क्रिया से भी एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये था कि दोनों में दर्द है तो क्या करेंगे। ये तो एक एक का हो गया कि अगर अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो ठंडी हवा छोड़नी है, जब एसिड बढ़ा हुआ है तो गर्म हवा छोड़नी है। जब दोनों बढ़े हुए तो क्या करेंगे, तो एक बार गर्म हवा निकालेंगे और 2 मिनट के बाद ठंडी हवा निकालेंगे। ये ठंडी हवा निकाली, ये 21 बार करेंगे, फिर 2 मिनट का गैप लेंगे, 2 मिनट के बाद ये गर्म हवा निकालेंगे। तो इससे एसिड और अल्कलाइन दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और जिनको दोनों बैलेंस है तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे चल रही है लाइफ वैसे चलती रहे। तो एसिड बढ़ा हुआ है तो गर्म हवा निकालेंगे, अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो ठंडी हवा निकालेंगे, दोनों बढ़े हुए हैं तो एक बार एसिड निकालेंगे, 2 मिनट के बाद अल्कलाइन निकालेंगे। तो इस तरीके से हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। ये लंग्स ही तो कर रहा है, ये जो हम कर रहे हैं ये कौन कर रहा है, ये लंग्स ही तो कर रहा है। तो लंग्स हमारा एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर कर बीमारी का उपचार करता है। लेफ्ट लंग्स आपका एसिड को फिल्टर करता है, राइट लंग्स आपका अल्कलाइन को फिल्टर करता है। न्यूरोथेरेपी में हम दोनों लंग्स पे काम करते हैं। न्यूरोथेरेपी में हमारा ऑक्सीजन फार्मूला है जिसके माध्यम से इस एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर कर या लंग्स को स्टिमुलेट कर कर हम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करते हैं। ठीक है।